नमस्कार दोस्तों। रशिया यूक्रेन युद्ध के तमाम खींचतान और प्रतिबंधों के बीच विश्व की पंचायत यानी कि यूनाइटेड नेशंस और उसके सबसे महत्वपूर्ण अंग यानी कि सुरक्षा परिषद एक बार फिर से अपनी कार्यप्रणाली खास तौर से वीटो शक्ति को लेकर सवालों के घेरे में है। जी हाँ, 26 अप्रैल 2022 को लिंकटेनस्टाइन नाम के देश के द्वारा पेश किए गए एक रेजोल्यूशन यानी कि प्रस्ताव को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने सर्वसम्मति से बिना किसी वोटिंग के स्वीकार कर लिया। अब आई एम श्योर कि आप में से बहुत अधिकतर लोगों ने इस देश का नाम कभी नहीं सुना होगा या बहुत कम लोग इस देश के बारे में जानते होंगे। अब दरअसल यह पश्चिमी यूरोप में स्थित स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में एक छोटा सा लैंडलॉक देश है जिसका एरिया लगभग महज 160 वर्ग किलोमीटर है और आबादी तकरीबन 35,000 और वादूज इसकी राजधानी है और यहाँ पर अधिकतर जर्मन स्पीकिंग लोग रहते हैं। और ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड के बीच में होने की वजह से जाहिर सी बात है कि एक काफ़ी खूबसूरत राष्ट्र होगा, खूबसूरत देश होगा। कभी मौका मिले तो आप जाइएगा। अब बात करते हैं कि क्या रेजोल्यूशन था। अब ये जो रेजोल्यूशन इस कंट्री ने पेश किया था उसका टाइटल था स्टैंडिंग मैंडेट फॉर अ जनरल असेंबली डिबेट व्हेन अ वीटो इज कास्ट इन द यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद में कोई वीटो रखा जाएगा तो उसके बारे में बहस से संबंधित था। अब इस प्रस्ताव को 83 राष्ट्रों के द्वारा को स्पॉन्सर किया गया था जिसमें 3 स्थायी सदस्य थे जो कि थे फ्रांस, यूके और यूएस थे। अब देखिए इसका क्या परिणाम हो सकता है। अब परिणाम की बात करें तो नंबर 1 कि अगर किसी मुद्दे पर सुरक्षा परिषद के किसी सदस्य राष्ट्र के द्वारा वीटो किया जाता है तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट 10 दिनों के भीतर एक बहस या परिचर्चा आयोजित करेंगे या करवाएंगे जिसमें उस स्थिति और कारण पर बहस होगी जिसकी वजह से वीटो का प्रयोग किया गया है। लेकिन इसमें कंडीशन यह भी है कि यदि उस परिस्थिति के कारण जिस कारण से किसी कंट्री ने यानी कि P5 में से किसी कंट्री ने वीटो किया है, यदि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा उस पर इमरजेंसी स्पेशल सेशन बुलाया गया है तो फिर इस तरह की डिबेट का आयोजन नहीं होगा। दूसरा ये है कि यूएन चार्टर के आर्टिकल 24(3) के तहत यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से एक स्पेशल रिपोर्ट वीटो के प्रश्न पर मांगेगी और यह रिपोर्ट ऐसी डिबेट के 72 घंटे पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पहुंच जानी चाहिए ताकि इस पर बहस की जा सके। अब इस रेजोल्यूशन की क्या आवश्यकता थी और इसके होने से यूनाइटेड नेशन या सुरक्षा परिषद के कामकाज में कौन से ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे या क्या ऐसा प्रभाव पड़ेगा, उसका जायजा उसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे। उससे पहले आइए देखते हैं कि वीटो का जो हिस्ट्री है वो क्या है, ये वीटो कहाँ से आया है, कहाँ से शुरू हुआ है। तो देखिए समझने वाली चीज़ ये है कि वीटो एक नेगेटिव वोट है जिससे कि यूएनएससी में किसी भी प्रस्ताव को रोका जा सकता है और यह केवल P5 यानी कि 5 परमानेंट मेंबर्स को ही प्राप्त है। और ये जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो है यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना। ये पांचों को ही ये अधिकार प्राप्त है। बाकी जो 10 अस्थायी सुरक्षा परिषद के सदस्य होते हैं जो कि प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं उन्हें यह वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय मसलों को शांति से हल करने के लिए और इसकी तारीख थी 10 जनवरी 1920 को ये बनाई गई थी। और इसके पीछे जो मुख्य किरदार था, जो मुख्य भूमिका थी वो थी अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन की। अब देखिए इस लीग ऑफ नेशंस जो कि 1920 में बनी थी इसके 3 प्रमुख ऑर्गन थे, एक तो जनरल असेंबली, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी और एक इसका सचिवालय था। अब देखिए इसमें एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंतर्गत P4 का कॉन्सेप्ट था यानी कि 4 परमानेंट मेंबर थे जिसमें शामिल थे ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान। बाद में इसमें 5वें मेंबर के तौर पर जर्मनी को भी शामिल किया गया था। ये पांचों की पांचों इसके स्थायी सदस्य थे और साथ में इसमें कुछ अस्थायी सदस्यों की भी संख्या थी जो कि परिवर्तनशील थी, कई बार इसमें परिवर्तन किया गया था। अब देखिए यह जो लीग ऑफ नेशन था विश्व शांति के लिए बनाया गया था लेकिन ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने में असफल रहा था क्योंकि एग्जीक्यूटिव बॉडी के जो सारे
स्थायी और अस्थायी यानी कि टेम्पररी और परमानेंट जो दोनों तरह के मेंबर थे, उन दोनों को ही ये वीटो पावर प्राप्त था। अब देखिए, उनका किसी मसले को लेकर एक मत होना बहुत ही मुश्किल था। ये एक बड़ा फेल्यूर का रीज़न था लीग ऑफ नेशन का। दूसरा, इसके पास एक इन्फोर्समेंट का मैकेनिज्म भी नहीं था। तो ये जो दो प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से लीग ऑफ नेशंस फेल हुआ। अब इसमें एक खास आश्चर्य की बात यह है कि जिस अमेरिका के द्वारा इसको प्रोपोन किया गया था वही इसका सदस्य नहीं था। अब चलिए, यूएन के जो पहले जो हमें आरंभिक बीज है वो हमें 1941 में देखने को मिलते हैं, जब 12 जून 1941 को ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों के साथ साथ बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया, ग्रीस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, यूगोस्लाविया और फ्री फ्रेंच से निर्वाचित जो सरकारें थी उनके प्रतिनिधि जो है एक जगह इकट्ठा हुए और अपनी एकजुटता की प्रतिज्ञा करने के लिए सेंट जेम्स पैलेस की एक घोषणा पर उन्होंने हस्ताक्षर किए और इसके लिए वो लंदन में मिले थे। अब देखिए, इसका जो कॉन्सेप्ट था, इसकी जो विचार था वो ये था कि एक ऐसी दुनिया जिसमें आक्रामकता का खतरा ना हो, उससे मुक्त होकर सभी को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का आनंद मिल सके। तो यही जो एकमतता थी इन राष्ट्रों की, उसको ही हम सेंट जेम्स पैलेस की घोषणा कहते हैं। अब देखिए, इस घोषणा के 2 महीने के बाद में एक खबर आई कि उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और वहाँ इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल अटलांटिक में कहीं समुद्र के किसी शिप पर सम्मेलन में थे। वहाँ उनकी बातचीत हुई और एक दोनों के बीच में एक दस्तावेज के ऊपर सहमति बनी। अब हालांकि ये शांति के उद्देश्य और औपचारिक अभिव्यक्ति थी। अब इसकी एक अफर्मेशन था कि दोनों जो राष्ट्र हैं वो अपनी अपनी नेशनल पॉलिसीज में कुछ ऐसे सिद्धांत शामिल करेंगे जिसके वजह से दुनिया एक बेहतर स्थान बन पाए और एक बेहतर भविष्य के लिए अपनी आशाओं को सारा विश्व पूरा कर पाए। तो इसी को हम अटलांटिक चार्टर, जिसकी तारीख थी 14 अगस्त 1941, इसको कहा गया। अब इसी दस्तावेज के जो पैराग्राफ था 8वां, संयोग से उसमें भविष्य की एक बात कही गई थी। वो ये थी कि सामान्य सुरक्षा की व्यापक और स्थायी प्रणाली की स्थापना। ये इसके अंदर एक वाक्यांश था जो कि 8वें पैराग्राफ में था। अब देखिए, नए साल के दिन यानी कि 1 जनवरी 1942 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, यूएसएसआर के मैक्सिकम और चीन के टीवी सुंग ने एक छोटे से दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जिसे बाद में संयुक्त राष्ट्र घोषणा के रूप में जाना जाने लगा। और अगले ही दिन 22 अन्य जो विश्व के राष्ट्र थे उनके प्रतिनिधियों ने भी इस पर हस्ताक्षर जोड़े। अब देखिए, भारत भी इसके ओरिजिनल जो 26 संस्थापक थे उनमें शामिल था। इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाली सरकारों ने अटलांटिक चार्टर को स्वीकार करने का वचन दिया और किसी भी धुरी राष्ट्र के साथ में यानी कि धुरी शक्ति के साथ में एक अलग से किसी भी तरह की बातचीत न करने पर ये सारे के सारे राष्ट्र सहमत हुए। इसी को जो है डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशन, जिसकी तारीख थी 1 जनवरी 1942, उसको कहा गया। अब उसके बाद देखिए, मॉस्को की डिक्लेरेशन भी हमारे सामने आती है जिसकी तिथि थी अक्टूबर 1943 और उसके बाद में तेहरान कॉन्फ्रेंस जो कि दिसंबर 1943 में हुई थी। अब इन दोनों में भी शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना के मूलभूत सिद्धांत लगभग तय हो चुके थे। अब 1941 से जो विभिन्न घोषणाएं निर्धारित की गई थी, जिसमें जो स्वीकारोक्ति दी गई थी, उसके अगले चरण की में बात आती है कि संगठन की संरचना क्या होगी, उसका ब्लूप्रिंट क्या होगा, उसको परिभाषित करने की आवश्यकता थी। एक खाका या ढांचा तैयार करना था जिसके आधार पर एक संगठन का निर्माण किया जा सके और साथ में इसे कई राष्ट्रों के द्वारा स्वीकार भी किया जाना था। अब इसी उद्देश्य के लिए चीन, ग्रेट ब्रिटेन, यूएसएसआर और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधियों ने वाशिंगटन डीसी में एक निजी आवास, एक डम्बरटन ऑक्स कहा जाता है, में मुलाकात की। अब देखिए, डम्बरटन ऑक्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर की इस बातचीत के बाद से जो है इसका खाका हमारे सामने स्पष्ट होता है। यूएस प्रेसिडेंट जो रूजवेल्ट थे, आरंभ से उनका एक विजन था एक ग्रेट पावर्स और एक वर्ल्ड पुलिसमैन की स्थापना करना, जिससे कि विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना हो सके और वही उसको मेंटेन करे। तो यही हमें P5 का जो एक सोच है वो हमें देखने को मिलती है। अब यही सोच हमें सुरक्षा परिषद की वोटिंग प्रोसीजर में भी आगे चल के देखने को मिली। देखिए, सुरक्षा परिषद में मैटर जो होते हैं
उनको दो रूपों में लिया जाता है, एक प्रोसीजरल मैटर और एक है सब्सटेंटिव मैटर। प्रोसीजरल मैटर पर वीटो का कोई प्रोविजन नहीं है, जबकि सब्सटेंटिव मैटर पर वीटो का प्रावधान है। अब देखिए कौन सा मुद्दा प्रोसीजरल है या सब्सटेंटिव है, यह यूएनएससी ही डिसाइड करती है। और हाँ, यह डिसाइड करना कि कौन सा मैटर प्रोसीजरल है या सब्सटेंटिव है अपने आप में ही एक सब्सटेंटिव मैटर है, यानी कि इस पर भी विवाद होने पर वीटो किया जा सकता है। अब देखिए यूएन चार्टर की वार्ताओं यानी कि निगोशिएशंस के दौरान ही P4 का मतलब है कि इसमें फ्रांस शामिल नहीं था, सब्सटेंटिव वीटो पर सहमति लगभग बन चुकी थी। लेकिन परमानेंट मेंबर्स में अगर किसी सब्सटेंटिव मैटर पर खुद एक पार्टी हो, खुद वो इन्वॉल्व हो, तो वीटो पावर का क्या होगा, इस बात पर दोनों ही पक्ष यानी कि यूएसए और सोवियत संघ में विवाद था। एक तरफ यूएसए और यूके थे जो चाहते थे कि ऐसी स्थिति में वोटिंग राइट नहीं होनी चाहिए। यदि सुरक्षा परिषद की कोई स्थायी सदस्य इस तरह के सब्सटेंटिव मैटर में इन्वॉल्व हो तो उसे वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके उलट सोवियत संघ ने इसे इस रूप में लिया कि इससे यूनानिमिटी का जो सिद्धांत है उसका उल्लंघन होगा और एक मतता न होने के आधार पर सोवियत संघ ने इसका विरोध किया। याल्टा सम्मेलन जो कि 4 से 11 फरवरी 1945 को आयोजित हुआ था, उसमें यूएस और यूके ने कुछ हद तक सोवियत संघ के यूनानिमिटी के सिद्धांत को मान लिया था, स्वीकार कर लिया था। और साथ ही में यहाँ पर अब फ्रांस भी साथ था, तो P5 के वीटो पावर को लगभग एक्सेप्ट कर लिया गया था। अब इसमें इस बात को भी स्पष्ट कर दिया गया था कि भले ही P5 में से कोई एक राष्ट्र खुद एक पार्टी हो तो भी वो अपने मसलों पर भी वीटो का पावर रखेगा, और ये विशेष अधिकार इस तरीके से P5 ने अपने लिए निर्मित किया। अब जाहिर है इसकी विरोध सैन फ्रांसिस्को में होना था। 25 से 26 अप्रैल 1945 को इस मसौदे पर स्वीकृति के लिए लगभग सभी राष्ट्रों की बैठक हुई, जिसकी संख्या लगभग 50 थी। अब इसमें छोटे और मझोले राष्ट्रों ने इस तरह की व्यवस्था को अन्यायपूर्ण बनाया, और कुछ ने तो परमानेंट का जो कॉन्सेप्ट था, जो विक्टोरियस डिसीजन था, उसको भी एक समानता के अतिक्रमण और उल्लंघन तक उन्होंने संप्रभुता का बताया। ब्रिटिश इंडिया के रूप में भारत भी इस सम्मेलन में मौजूद था, और भारत की ओर से ब्रिटिश इंडिया के प्रतिनिधि के तौर पर आर रामास्वामी मुदलियार जो कि भारत की जस्टिस पार्टी से आते थे, और प्रिंसली स्टेट की तरफ से, भारत की जो प्रिंसली स्टेट थे उनकी तरफ से सर बीटी कृष्णमाचारी जो कि उस समय दीवान थे बड़ौदा के, इन दोनों ने यूएन चार्टर पर सिग्नेचर किए थे। अब देखिए भारत ने उस समय वीटो पावर का विरोध किया था, क्योंकि भारत का उस समय कहना था कि यह एक स्वयं निर्धारित विशेष अधिकार है, परंतु यूएन के चार्टर के अंतर्गत ही 10 सालों में इसका री एग्जामिनेशन का एक प्रोविजन था, जिसके आधार पर यूनानिमिटी को री एग्जामिनेशन किया जाना था। तो इन प्रावधानों के चलते भारत ने कोई विशेष कड़ा प्रतिरोध उस समय दर्ज नहीं कराया, और भारत लगभग उस स्थिति में था भी नहीं, क्योंकि वो ब्रिटेन के अधीन था। अब देखिए सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के दौरान जब वीटो पावर का छोटे और मझोले राष्ट्रों के द्वारा विरोध किया गया, तब इन पांचों बड़ी महाशक्तियों ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि यूएन अगर होगा तो वीटो पावर के साथ होगा, वरना ना तो चार्टर होगा और ना ही यूनाइटेड नेशन का कोई अस्तित्व होगा। अब यूएस के जो प्रतिनिधि थे उनमें एक शामिल थे सेनेटर कॉनली। उन्होंने तो यूएन चार्टर की कॉपी को लगभग फाड़ते हुए सीधे तौर पर छोटे मझोले राष्ट्रों को लगभग धकियाते हुए ये कहा कि यदि यूएन नहीं बनता है तो इसके लिए वही जिम्मेदार होंगे, और इस तरीके से यूनाइटेड नेशंस के निर्माण में और खास तौर से वीटो पावर की हाँ करवाने के लिए आरंभ से ही ताकत और बल का प्रयोग किया गया, और यूएन के कॉन्सेप्ट का साकार ना होने की दिशा में उसका सारा के सारा ठीकरा जो है छोटे और मझोले राष्ट्रों ने, जो कि वीटो का विरोध कर रहे थे, उन पर थोपने की तैयारी इन P5 ने कर ली थी। अब देखने वाली बात यह है कि डेमोक्रेसी की रक्षा के नाम पर बन रहे यूनाइटेड नेशंस के सबसे इम्पोर्टेंट आर्गन खुद एक अनडेमोक्रेटिक तरीके से काम करने की प्रोसीजर्स को स्वीकार कर चुका था। तो यह आरंभ से ही एक बड़ा विवादास्पद और पेचीदा मसला रहा है, जिसको लिंकनस्टाइन के एक रेजोल्यूशन ने, जो कि 26 अप्रैल 2022 को प्रस्तुत किया गया, फिर से एक हवा दी है। अब देखिए भारत के रुख को देखते हैं तो भारत ने इस रेजोल्यूशन पर एक तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और इसे पीस मील रिफॉर्म बताया है। पीस मील यानी कि छोटे छोटा खंडित सुधार। भारत के एम्बेसडर आर रविंद्र जो कि डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन में इंडिया की तरफ से हैं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यह जो रेजोल्यूशन है और अधिक गंभीर
गहरे और इंक्लूसिव विचार विमर्श की मांग करता है और उसके बाद ही उसे स्वीकार किया जाना चाहिए था। अब यहाँ उन्होंने ये कहा कि ये कॉम्प्रहेंसिव सुधार नहीं है बल्कि एक खंड है और यह रूट कॉज तक नहीं जाता कि जिस वजह से ये इस तरह की खामियां सुरक्षा परिषद के निर्णय में देखने को मिलती है। दूसरा ऑब्जेक्शन जो भारत की तरफ से था वह ये था कि 2008 के आसपास इसी तरह के यूनाइटेड नेशन के द्वारा 5 रिफॉर्म्स को स्वीकार किया गया था, वीटो भी उसमें से एक था और उसी आधार पर प्री रिफॉर्मर्स देशों के साथ भारत ने सुधार के लिए इनिशिएटिव लेने का प्रयास किए थे, किंतु भारत के प्रयासों को उस समय पीस मिल रिफॉर्म्स कहते हुए उनको आलोचना की गई थी। आर रविंद्र ने आगे कहा कि जिन देशों के द्वारा भारत के प्रयासों की आलोचना की गई थी आज ही वे ही पीस मिल रिफॉर्म्स के साथ खड़े हैं, तो भारत की आलोचना यहाँ पर काफी जायज हमें दिखाई देती है। तीसरे अगर आलोचना के बिंदु के बात करें तो भारत ने यह कहा कि यह प्रस्ताव जो है इंक्लूसिविटी के आधार पर प्रस्तुत नहीं किया गया है, यानी कि सभी का एक साझा प्रयास नहीं है और ना ही सभी को इसमें विश्वास में लिया गया है। तो यह एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है कि जिस तरीके से इसे रखा गया है तो उससे जाहिर होता है कि या तो इसे स्वीकार कीजिए या इसे छोड़ दीजिए। इसी को आर रविंद्र ने कहा कि टेक इट और लीव इट, ये वाली सिचुएशन है। तो भारत ने इसको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसकी आलोचना की। आगे भारत ने कहा कि या तो वीटो को खत्म कर दिया जाना चाहिए फिर उसे नए स्थायी सदस्यों को ध्यान में रखते हुए उन्हें भी इस वीटो पावर का दिया जाना चाहिए। तो भारत का यह भी कहना था कि इस तरह के रेजोल्यूशन से यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल्स के जो बीच में रिलेशन है और उनका जो बैलेंस है निश्चित रूप से वो बिगड़ सकता है। फ्यूचर में वो किस तरीके से अनफोल्ड होगा इस बारे में कहा नहीं जा सकता। हालांकि भारत ने इस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया, किंतु अपनी बात भी यहाँ पर रख दी कि सुधारों का केवल एक ही पक्ष क्यों स्वीकार किया जाए, बल्कि सुधार कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, सभी मुद्दों पर बात होनी चाहिए। सुधार कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए जिसमें सुरक्षा परिषद के विस्तार की भी बात हो और अन्य दावेदारों के साथ भारत के स्थायी सदस्यता की भी बात इसमें होनी चाहिए। अब इस रेजोल्यूशन के प्रभाव की अगर हम बात करें तो यह वीटो को तो नहीं रोक पाएगा। हाँ, वीटो का मसला जो है सुरक्षा परिषद के दायरे से बाहर निकलकर अब महासभा के पटल पर भी बहस में लिया जाएगा, जिससे यूनाइटेड नेशन के हर छोटे और बड़े देश को अपनी बात रखने का मौका जरूर मिलेगा और साथ ही साथ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य जो वीटो करेंगे उनकी आलोचना का अवसर भी मिलेगा। अब देखिए, दबाव जो है वो वीटो करने वाले देश पर भी होगा, क्योंकि अब उसे इस अपने कदम की आलोचना एक बड़े मंच पर झेलनी पड़ेगी, वहां पर उसे बहस का सामना करना पड़ेगा और अपने जो वीटो है उसको विश्व पटल पर जस्टिफाई करना होगा, जो विश्व जनमत के आगे निश्चित रूप से आसान नहीं होने वाला है। लेकिन एक बात हमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ लेनी है कि P5 नेशंस में से जो वीटो करता है जरूरी नहीं है कि वो उस बहस में शामिल हो। तो कुल मिला के यूएन के इस रेजोल्यूशन को, सुरक्षा परिषद को यूएन जनरल असेंबली के प्रति और अधिक उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक वेलकम मूव माना जा सकता है, किंतु ये एक पीस मिल रिफॉर्म ही इसको हम कह सकते हैं। उम्मीद है कि आगे जो है इस पीस मिल रिफॉर्म से बढ़कर एक कॉम्प्रिहेंसिव सुधार की बात होगी। तो यहाँ पर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरे हिसाब से आपको ये जानकारी, आपकी जानकारी और समझ बढ़ाने में भी मददगार साबित होगा। यदि आप इस बात को स्वीकार करते हैं, इत्तेफाक रखते हैं, तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने अपनों के साथ इस को शेयर करें। तो साथ में मिलते हैं किसी ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखें और आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।